हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर जो 1 की चर्चा कर रहे थे, इसमें लास्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, जिसका नाम था ध्रुवीयता का अंत। आज दोस्तों हम इसमें अंतिम चैप्टर जो है, इसका अंतिम अध्याय एक ध्रुवीय विश्व की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है एक ध्रुवीय विश्व, इसको आज हम समझेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अंत में ये हम आज के डेट में दोस्तों दो बातें करेंगे। एक तो हम एक ध्रुवीय विश्व की बात करेंगे, नंबर 1, और उसके बाद साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे इसी में दूसरे पार्ट के तौर पर कि भारत प्लस यूएसएसआर के बीच क्या संबंध रहा, और जब यूएसएसआर टूट गया तो फिर भारत और रूस के बीच में क्या संबंध रहा, भारत और रूस के बीच में कैसा रिश्ता था, इसी की चर्चा दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में पूरी तरह से 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट किया। 8 लेक्चर, आज का ये 9वां लेक्चर है, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं कि जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा, क्योंकि आपको हमने एक एक चैप्टर वाइज एक एक शब्दों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों आज हम ये बात करेंगे एक ध्रुवीय विश्व क्या है या कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसकी प्रक्रिया हुई, क्योंकि आपको जानते हैं कि जब 1945 में दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार के उभर करके निकली थी तो उसी के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी और वह हिस्सा था विचारधारा के आधार पे कहिए या पावर यानी शक्ति के आधार पे कहिए। विचारधारा के आधार पे कहिए तो एक दुनिया पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रही थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका प्लस नाटो देश कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक विचारधारा साम्यवादी थी जिसका नेतृत्व यूएसएसआर और कौन था, पूर्वी यूरोप के लोग कर रहे थे, यानी वार्सा पैक्ट के भी मेंबर उसमें शामिल थे। और इस प्रकार दुनिया 1945 से लेकर 1991 के बीच में 2 हिस्सों में बट गई थी। कब से कब तक? 1945 से लेकर दोस्तों 1991 के बीच में पूरी दुनिया क्या हो चुकी थी, 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। और अब जब लगातार ये प्रक्रिया चलता रहा, संघर्ष का दौर छिटपुट इसमें चलता रहा, 1991 में आकर कहते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को आकर के जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो अब दुनिया में एक विचारधारा कहिए कि वर्चस्व कायम हुआ, और वो विचारधारा कहिए या शक्ति कहिए अमेरिका रहा। अमेरिका किस मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बना, देश बना या विचारधारा के स्तर पे चला, तो इसी की चर्चा दोस्तों आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। और उसके बाद जब अमेरिका पावरफुल बना तो रूस जब टूट गया यूएसएसआर, तो उसके साथ भारत के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, ये चर्चाएं आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले एक ध्रुवीय विश्व अर्थात पूरे दुनिया का मालिक एक कहिए अर्थात वो अमेरिका था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों ये क्या था। दोस्तों मैं पूरा इसलिए ये लिखने का प्रयास करता हूं ताकि अब जब हमारे चैनल पे आप आए तो आपको एक कंटेंट मिले, पूरी तरह से कंटेंट मिले, जो कंटेंट आप आराम से इसको देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हो, और नोट्स बना करके फिर इसके माध्यम से दोस्तों आगे आप अपना बेहतर एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं छिटपुट तरीके से और छोटी छोटी बातों को लेकर के बनाऊं तो आपको नोट्स बनाने में असुविधा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्चुअल चीज सुनी हुई लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम देते हैं ताकि आप इसे वीडियो को थोड़ा रुक करके भी आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली पॉइंट हम बात करते हैं कि कैसे ये हमें पता चलता है कि अब एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसमें
अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका का वर्चस्व था। पूरी दुनिया में अब एक ही शक्ति और एक ही व्यवस्था थी जिसका नाम पूंजीवादी व्यवस्था था। कह रहा है कि 1991 में जब सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। जो दोस्तों शीत युद्ध जो था, जो शीत युद्ध हमारे यहाँ 1945 से लेकर के 1991 के बीच में जो शीत युद्ध चला था, इस शीत युद्ध का अंत अंतिम समय में 25 दिसंबर 1991 तक आते आते अंत हो गया। क्योंकि जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो अब अमेरिका लड़ेगा किससे, और जब कोई किसी से लड़ेगा नहीं तो फिर शीत युद्ध चलेगा किसके बीच में। इसलिए शीत युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका पूरी तरह से दुनिया पर छा गया। अब देखिए अंत हो गया और अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ ही विश्व राजनीति का स्वरूप भी बदल गया। और स्वरूप बदल करके क्या हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, यानी वन पोलर सिस्टम आ गया। एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता चली गई दुनिया की। ठीक, तो पहली बात समझ में आ गई कि क्यों एक ध्रुवीय विश्व बना दोस्त। तो इसलिए बना क्योंकि अब जो इसका कंपटीटर था वो हार चुका था, अपने वापस घर चला जा चुका था। अब दुनिया में एक ही आदमी बचा था, इसीलिए इसका वर्चस्व कायम हुआ। पहली ये बात कहते हैं ध्रुवीय की बात में। दूसरा, जैसे ही 1990 से ये पता चल गया था, चाहे यो कहिए कि 1989 के बाद ही जब जर्मनी का एकीकरण होता है, जब जर्मनी का एकीकरण होता है तो इसी एकीकरण के बाद ही धीरे धीरे ये बात पता चलने लगा कि अब यूएसएसआर जो है इसका अंत तय है, इसका अंत हो जाएगा। तब जाकर के अमेरिका ने क्या किया कि अगस्त 1990 में इराक पर हमला किया था, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध। सद्दाम हुसैन पर हमला किया था। सद्दाम हुसैन को ये कहते हुए कि ये जैविक हथियार का निर्माण कर रहे हैं और अन्य भी कई तरह के उनके ऊपर आरोप लगाते हुए ये बात हुई थी। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत एक अलग तरीके से हुई थी, उसकी बात तो हम अलग करते कब, जब दोस्तों आपको ये पढ़ना होता कि क्या कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है या क्यों हुआ था। लेकिन आज के डेट में प्रथम खाड़ी युद्ध पढ़ना नहीं है, इसलिए दोस्तों हम उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना करेंगे कि अगस्त 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और कुवैत को 6 घंटे के अंदर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उसके बाद कुवैत की तरफ से अमेरिका यूएनओ में जाता है और 3 महीने के अंदर अंदर यूएनओ से ये पारित करा लेता है कि इराक पर हमला करना है। हालांकि पहले उसे आर्थिक रूप से प्रतिबंध किया जाता है, फिर कई तरह की चेतावनी दी जाती है। नहीं मानने पे दुनिया के 35 देश मिल करके यूएनओ के अंदर में अमेरिका के नियंत्रण में, उसी के मार्गदर्शन में इराक पर हमला करते हैं और इराक पर हमला करने के बाद लगभग 2 महीने में इराक पर कब्जा कर पाते हैं। इस युद्ध में उस समय भारत भी यूएनओ की तरफ से भाग लिया था और तब जाकर के इराक अपने आप को आत्मसमर्पण करता है। इस युद्ध को अमेरिका पूरी दुनिया में टीवी पर दिखा रहा था, लाइव कास्ट दिखा रहा था और दुनिया के सामने एक बात को प्रस्तुत कर रहा था कि देख भैया, अब दुनिया में अगर किसी का वर्चस्व है तो वो है अमेरिका। और इसके अलावा अगर अब कोई दुनिया में हमारे साथ मुकाबला करता है या लड़ने की कोशिश करता है तो आज जो इराक का हाल मैंने किया है, पूरी तरह से बमबारी करके कंप्यूटर के माध्यम से साइड से जो भी था, जो आज हमने इराक का काम किया है, जो उनके ऊपर कष्ट दिया है, भाई आने वाले हर एक शख्स के साथ, देश के साथ होगा। अब व्यवस्था बदल चुकी है, इसका नाम एक ध्रुवीय विश्व है और नई विश्व व्यवस्था का नाम भी दिया गया। इसी बात को हम यहाँ बताने जा रहे हैं दोस्तों। उस समय यूएनओ भी अमेरिका के पास ही रहा, क्योंकि अब यूएसएसआर उसमें जाना ही लगभग छोड़ चुका था। ये मंथन में लग गया था कि हम हारे तो कैसे हारे।
तो दोस्तों 1990 के अगस्त के खाड़ी युद्ध दुनिया में ये दिखाने वाला युद्ध था कि अब दुनिया में केवल एक व्यक्ति की सत्ता है, वो है अमेरिका। वर्चस्व भी एक ही की रहेगी और उसी को एक ध्रुवीय विश्व नाम दिया गया। तो देखिए अगस्त 1990 में, कब दोस्तों? अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ से ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। ये व्यवस्था दोस्तों एक तरफ से ये नाटकीय व्यवस्था थी, पूरी तरह से एक ये का था षड्यंत्र था इराक के प्रति अमेरिका का। कुवैत तो बीच में एक क्या था, मोहरा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे इस समय। जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। क्या दी? कहा कि ये नई विश्व व्यवस्था है, यानी विश्व की यह एक नई व्यवस्था कायम होगी जिसको हम अपने अकॉर्डिंग लेकर के क्या करेंगे, चलेंगे। दुनिया में अब मेरे इशारे पे चलेगा। तो अब आप बताइए दोस्तों, दोनों ही पॉइंट के माध्यम से क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कि अब दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सत्ता है और इसे ही एक ध्रुवीय विश्व कहा गया। अब आता है दोस्तों अमेरिका। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं, जॉर्ज बुश, और वहां के नए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बनते हैं। ये व्यक्ति ना दुनिया में लड़ाई को थोड़ा कम मुद्दा दिया और बेसिक चीजों को इसने संभालने की कोशिश की। जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो घरेलू मुद्दे होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और यहां से भी एक ऐसा चीज स्थापित किया जिससे लगने लगा कि दुनिया एक ध्रुवीय है। अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किए। 93 से लेकर जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया। इन्होंने किस पर किया? घरेलू रूप से इसे अधिक मजबूत करने की कोशिश किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा, यानी क्या क्या उन्होंने किया? लोकतंत्र को बढ़ाने की बात कही, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को आगे लाया, विश्व व्यापार जैसे मुद्दे को लाया और इन सब मुद्दों पर ही ध्यान लोगों को केंद्रित करने का प्रयास किया। यानी लड़ाई झगड़ा का मामला हटा करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाए दोनों में देशों में, और क्लाइमेट में क्या समस्या आ रही है इसको देखा जाए, और साथ ही साथ दोस्तों क्या था, विश्व व्यापार पे कैसे नियंत्रण किया जाए। ये नए मुद्दे लेकर के बिल क्लिंटन मार्केट में आए थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, युद्ध की नीतियों को लगभग इन्होंने त्यागा था और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दुनिया में दोस्तों अमेरिका बहुत अत्याचार किया। तो अब उसी के घर पर जिस अल कायदा को अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान के माध्यम से जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया था, वही अल कायदा ने 9/11 की घटना के माध्यम से अमेरिका को पूरी तरह से हिला करके रख दिया, दहला करके रख दिया, और उसके बाद अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया। तो देखिए अब यहां से भी एक ध्रुवीय एक मामला बनेगी। 11 सितंबर 2011 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अल कायदा से माना गया, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया और इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो विश्व व्यापार का है, से टकराया गया। इसे ही हम 9/11 की घटना कहा गया। इस मामले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया था। ये तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन पर भी हमला हुआ, कांग्रेस पर भी हमला हुआ, उसके संसद पर भी हमला हुआ, लेकिन वो जहाज जाकर कहीं अन्य जगह पे गिर गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी नुकसान किया गया था। तब अमेरिका समझ गया कि आतंकवाद एक खतरा है, अल कायदा एक खतरा है, क्योंकि इस गुट का जिम्मेदारी किसने लिया था? अल कायदा ने लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा देखते हैं। अब आ रहा है अगला कि
अब इसके बाद जब अमेरिका में घटना घटित हुई तब अमेरिका पूरी तरह से जागरूक हो गया और जागरूक हो करके उसने कहा कि आतंकवाद और अल कायदा को समाप्त करने का निर्णय लेता है और दुनिया में जहां जहां अल कायदा का सैन्य ठिकाना था, उसका जगह था, वहां वहां बम गिराना शुरू कर देता है। आतंकवाद के खिलाफ एकदम अमेरिका खड़ा हो जाता है। अमेरिका इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया। अच्छा, वहां पर जो इराकी फ्रीडम, इराक को आजाद कराने की बात बोली थी, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के माध्यम से ये विफल हुआ क्योंकि वहां लोकतंत्र तो नहीं, बाकी लोग मारे ही गए। धरातल पर असफल माना गया क्योंकि इसमें 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक भी इसमें क्या हुए थे, मारे गए थे। इस प्रकार दुनिया को बहुत ही नुकसान हुआ। अंतिम रूप से इराक छोड़ करके अमेरिका को जाना ही पड़ गया। यहां तक दोस्तों ये सारी बातें कहीं ना कहीं, ये 5 पॉइंट जो था, ये इस बात को दर्शाता है कि दुनिया वास्तव में अब अमेरिका के नियंत्रण में आ चुकी थी और एक ध्रुवीय विश्व के निर्माण हो चुका था जो लगभग 2001 तक चला। उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट में जब यूएसएसआर से निकला हुआ देश रूस फिर अपने आप को पुनः स्थापित करके आगे बढ़ता है, अमेरिका मार्केट में आता है, अमेरिका के खिलाफ आता है और चीन भी उधर से धीरे धीरे विकसित होता है। तो अब जाकर के अमेरिका पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित हुआ है और उसके विकल्प में एक बहुराष्ट्रीय संकल्पना उभर के आ रही है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ताकतवर ना हो, कई देश ताकतवर हो, और इस बात का सबसे ज्यादा समर्थक भारत और रसिया करता है। एक ध्रुवीय बात की नहीं, बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है। अब दोस्तों यहां से एक चीज तो हमने खत्म कर दिया, जो एक ध्रुवीय विश्व क्या था। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट्स की, जिसका नाम है भारत और सोवियत संघ का संबंध। भारत और सोवियत संघ के बीच का क्या संबंध था ये देखते हैं। हालांकि दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार के एग्जाम में 2026 के बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि भारत और सोवियत संघ, रूस का हालांकि पूछा था, रूस के संबंध को बताइए। तो हम दोस्तों जब भी भारत और रूस के बीच के संबंधों की बात करते हैं तो इसे हम 2 हिस्सों में बांट करके समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक तो तब जब 1945 से लेकर के 1991 तक जब यूएसएसआर जिंदा था, तब तक हम भारत प्लस यूएसएसआर के बीच के संबंधों की चर्चा करते हैं। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया तो 1991 से लेकर वर्तमान में अगर रिलेशन की बात की जाए तो अब हम यूएसएसआर से नहीं, हम रूस के साथ बात करते हैं कि रूस और भारत के बीच का रिश्ता क्या रहा, क्योंकि उस समय यूएसएसआर था और 91 के बाद अब भारत आ गया। तो भारत के साथ रूस का संबंध और उस समय भारत का संबंध रूस के साथ कैसा था, दोनों थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, संबंधों की देखते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर बने हुए लगभग 50 आपके एमसीक्यू की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम संबंध देखते हैं, राजनीतिक संबंध। भारत और यूएसएसआर के बीच में राजनीतिक संबंध भी अच्छे माने जाते हैं। भारत और सोवियत संघ के संबंध सदैव ही अच्छे रहे हैं। यूएसएसआर का हमेशा ही भारत का समर्थन मिला है। जब जब हमें जरूरत पड़ी है, विश्व बिरादरी में हम कमजोर महसूस हुए हैं, तब हमको यूएसएसआर ने साथ दिया है। वह मामला 1972 का ही 71 का ही क्यों ना हो, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान का साथ चीन और अमेरिका दे रहे थे। तो उस विकट परिस्थिति में यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं इससे आगे। अब आती है बात मामला कश्मीर के मुद्दे पर। आर्टिकल 370 के पक्ष में उसी ने हमको समर्थन दिया था
और कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, भारत इसमें कोई भी निर्णय ले सकता है, इसमें बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इसके खिलाफ वीटो भी लेकर के आया था। इसके अलावा दोस्तों 1961 में जब गोवा दमन दीव के विलय पर यूएसएसआर का समर्थन मिला था, यानी हमने जब 1961 में युद्ध लड़ करके पुर्तगालियों से, किससे, पुर्तगालियों से हमने गोवा को जीता था, पुर्तगालियों से जब हमने गोवा को जीता था 1961 में, गोवा और दमन दीव को जीत करके भारत में मिलाने की बात की, तो उस समय अमेरिका इसका विरोध किया था, क्योंकि पुर्तगाली एक पूंजीवादी देश था, अमेरिका की तरफ से था। लेकिन उस परिस्थिति में यूएसएसआर ने दोस्तों हमारा साथ दिया था राजनीतिक तौर पर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यूएसएसआर से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं थे। फिर वो 1965 का युद्ध हो या 1971 के युद्ध हो, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी भारत का साथ हमको मिला था। दोनों ही युद्ध में, 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध, दोनों ही युद्ध में अमेरिका, यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। वो अलग बात है कि 1962 जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, चीन प्लस भारत के बीच में, तो उस वक्त यूएसएसआर साथ हमारा नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं था कि उसने चीन का साथ दिया, वो उस वक्त तटस्थ रहा। वजह साफ रही होगी, क्योंकि उस समय भारत भी जितना इसका मित्र था, उतना ही मित्र इसका चीन भी था। चीन भी एक साम्यवादी देश था जो उसके करीब था, और हम उसके मित्र थे। ऐसे परिस्थितियों में निश्चित तौर पर ना वो हमारी तरफ से खड़ा हुआ, ना उनकी तरफ से खड़ा हुआ। अलग बात है कि हम हार गए, हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी, लेकिन यहाँ यूएसएसआर साथ नहीं दिया, और उसने एक कूटनीतिक चाल चली होगी जिससे कि दोनों दोस्त उसके बने रहे हो। लेकिन इससे पहले की कोई भी घटना हो, हर वक्त अमेरिका, यूएसएसआर ने साथ दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर यूएसएसआर और भारत के रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक संबंध, आर्थिक तौर पर भी हमारा रिलेशन अच्छा था। भारत और यूएसएसआर के बीच आर्थिक संबंध 1950 से ही आरंभ हो गए थे, जब हमने अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना लाया था, पंचवर्षीय योजना लाया था, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान हमारा नहीं, यूएसएसआर का था। और हमने जब अपने यहाँ जब अपने इकोनॉमिक का विकास किया, तो हमने पंचवर्षीय योजना लाया, जो सिर्फ 5 ईयर प्लान के नाम से हम जानते हैं। हालांकि आज ये नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग लागू कर दिया गया है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं से आर्थिक में भी किससे प्रेरणा लिया था, यूएसएसआर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में 56 से 61 के दौरान बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम में लो अयस्क इस्पात षड्यंत्र लगाने में भी इसने मदद किया। यानी यहाँ पर उसने लो इस्पात षड्यंत्र लिया है। कहाँ, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम में फैक्ट्री लगा करके, उद्योग लगा करके हमारे नागरिकों को रोजगार दे करके भारत को आर्थिक मदद देने का प्रयास किया। इसके अलावा 1970 के आसपास खराब आर्थिक हालात की वजह से उसने मुद्रा रुपया में यूएसएसआर ने व्यापार हमसे किया था, क्योंकि 1970 में हमने कहा देखा था, बहुत स्थिति खराब हुई थी भारत में। वो 71 में भारत ने युद्ध लड़ा था, उसके बाद 73 में दुनिया में युद्ध चलने लगा खाड़ी देशों के बीच में, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच में। उस वक्त तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, और उस समय रूस ने हमको रुपया में तेल दे करके हमारी आर्थिक मदद करने का प्रयास किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संबंध खराब था। 70 के दशक में पेट्रोलियम, खनिज, उर्वरक देकर भारत की इसने सहायता किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के रिश्ते अच्छे थे। सैनिक, अब देखिए सामरिक संबंध भी हमारे अच्छे थे। सेना के मामले पे भी हमको उसने साथ दिया था। भारत और यूएसएसआर के मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है, यूएसएसआर के हथियारों का लगभग सबसे बड़ा आयातक है। लगभग हम 70% हथियार कहां से खरीदते हैं, यूएसएसआर से खरीदते थे, अब हम रूस से खरीदते हैं। समय समय पर हथियार हो या सैन्य सामान हो,
यूएसएसआर द्वारा भारत की आवश्यकता के वक्त उपलब्ध कराई गई है। जैसे 1971 के युद्ध के समय नए हथियार हमको किसने दिया था? यूएसएसआर ने उपलब्ध कराया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो सामरिक यानी सेना के स्तर पर भी हमारे राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामरिक स्तर पे भी संबंध कोई खराब नहीं था, बेहतर ही हमारा संबंध था। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधानों में भी रॉकेट ईंधन दे करके यूएसएसआर ने भारत की मदद किया है। 71 में भारत और यूएसएसआर ने 20 वर्षीय संधि की जिसका मूल मकसद यह था कि यदि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करती है तो वैसी स्थिति में यूएसएसआर भारत का मदद करेगा। ठीक है, क्या करेगा? भारत का वो मदद करेगा। ठीक है, और 1971 के युद्ध के समय फ्रांस विरोध द्वारा पाकिस्तान की मदद करने पर यूएसएसआर ने भारत की मदद की और अपनी 7वीं बेड़ा भी भारत को दिया था। इससे भारत को सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आता है सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध भी हमारे यूएसएसआर के साथ अच्छे ही रहे हैं। भारत और यूएसएसआर के सांस्कृतिक संबंध दोनों ही देशों के नागरिकों के जुड़ाव का भी प्रमाण है। दोनों ही देशों के वैज्ञानिक, लेखक, शोधकर्ता एक दूसरे देश में आते जाते रहे हैं। सोवियत संघ में तो भारतीय हिंदी फिल्मों की काफी मांग भी है। जैसे कि वहां पर एक बहुत पुरानी मूवी आई थी जिसका नाम तो नहीं पता, लेकिन एक उसमें गाना था। ये गाना पूरा सुपर डुपर हिट किया था, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यानी उस समय हमने ये जताने की कोशिश की कि सर पे लाल टोपी, लाल प्रतीक किसका था? यूएसएसआर का था, और जूता किसका था? पूंजीवाद का था। और हमने इसको सर पे बैठा करके पूंजीवाद को पैरों तले रख करके हमने ये एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था और ये गाना पूरी तरह से हिट हो गया था। इस प्रकार दोस्तों हमने 1945 से लेकर 1945 से 91 के बीच में भारत और रूस के यूएसएसआर के रिश्ते को देखा जो काफी ही ज्यादा बेहतर था। अब आता है कि भारत और रूस के बीच का संबंध कैसा था, क्योंकि जब 91 में यूएसएसआर टूट गया तो कौन बच गया? अब रूस बच गया, और अब रूस के साथ हमारे संबंध थे तो निश्चित तौर पे रूस के साथ भी अच्छे ही संबंध थे। दोनों ही देशों के संबंध मधुर थे। ठीक है, रूस और भारत के बीच का संबंध जो था हमेशा ही मजबूत रहा है। भारत रूस का सच्चा मित्र है क्योंकि रूस ने हमेशा भारत की मदद किया है। रूस भारत को कभी हथियार देता है तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर के हमेशा भारत का मदद करते रहता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो आज के डेट में भारत और रूस के बीच के रिश्ते थोड़े गड़बड़ जरूर हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अब उसको सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खराब है तो खराब ही रहेगा, उसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन तुलनात्मक तौर पे अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा वर्तमान परिस्थिति में रूस के साथ हमारा संबंध थोड़ा गड़बड़ जरूर हुआ है। दोनों देशों का एक ही सपना है, बहुध्रुवीय विश्व। दोनों ही चाहते हैं कि दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सत्ता कायम न हो, एक ध्रुवीय न हो, बहुध्रुवीय हो। ठीक है, भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियां मौजूद हो। एक शक्ति जब होगी तो एक व्यक्ति के कदमों में दुनिया चली जाएगी। सुरक्षा सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है। सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का बातचीत से निपटारा किया जाए, ये भी क्या भारत और रूस चाहते हैं। दोनों ही देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। 2001 में दोनों के बीच सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार पुराने समय से ही चला आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है। इससे पता चलता है कि भारत और रूस के बीच कितने अच्छे संबंध रहे होंगे। संकट के समय रूस ने भारत को तेल दे करके, निर्यात करके भी साथ दिया है। परमाणुविक तथा अंतरिक्ष योजना में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। गोवा में दिसंबर में 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के
दौरान रूस के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भी कई सारे समझौते किए गए। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बल दिया गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हमने 3 बातें आपसे करी। पहली, एक ध्रुवीय विश्व क्या है, कैसे बना, क्या क्या हुआ। उसके बाद भारत और यूएसएसआर के बीच के रिलेशन क्या रहे, संबंध क्या रहा। और उसके बाद जब यूएसएसआर 91 में टूट गया तो उसके बाद भारत और रूस के बीच में क्या संबंध रहा, कितना बेहतर रहा। तो दोस्तों इसी के साथ आज ये पूरा चैप्टर हम आपको कंप्लीट करते हैं। हालांकि थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन जय हिंद, जय भारत।